आगे हम लोग देखते हैं। लास्ट हमने देखा था, इसमें कॉज हमने देखा था एंड हमने एपिडेमियोलॉजी देखी थी एंड डेफिनेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर देखा था एंड अल्सर देखा था, ठीक है ना। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के टाइप्स क्या है, ठीक है। दो टाइप का होता है, बता चुका हूँ इसके पहले भी। गैस्ट्रिक अल्सर हो गया एंड ड्यूडनल अल्सर हो गया। ये हम लोग यहाँ इसलिए कवर कर रहे हैं इसको क्योंकि यहाँ से आपके कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन बन जाते हैं। मोस्ट कॉमन जो होता है, मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था, आपको पाइलोरिक सॉरी आपको एंट्रल पार्ट में मिलता है एंड लेजर कर्वेचर। आपका जो है आपका स्टमक का डायग्राम ऐसा होता है, आप देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये लेजर कर्वेचर होता है। तो मोस्ट कॉमनली कहाँ मिलेगा, लेजर कर्वेचर वाले पार्ट में मिलेगा, आपको याद रखना है, ठीक है। एंड ये आपको कहाँ मिलता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडनम में मिलता है, ठीक है ना। तो आपको गैस्ट्रिक अल्सर की रखना याद, लेजर कर्वेचर में मिलेगा एंड एंट्रल पार्ट की आपको एंट्रल पार्ट में याद रखना है एंड लेजर कर्वेचर आपको याद रखना है स्टमक के लिए। एंड ड्यूडेनम की बात करेंगे फर्स्ट पार्ट में मिलेगा। जब भी हम गैस्ट्रिक अल्सर की बात करेंगे, पेन एग्रावेट होता है, पेन बढ़ता है विथ फूड इनटेक। जैसे ही आप खाना खाएंगे आपका पेट में दर्द बढ़ जाएगा। मतलब गैस्ट्रिक अल्सर का जो पेन होता है या गैस्ट्रिक अल्सर में जो पेन होता है, आप जैसे ही खाना खाएंगे गैस्ट्रिक अल्सर का पेन बढ़ेगा। जब आप खाना खाएंगे गैस्ट्रिक अल्सर का पेन बढ़ेगा तो आप खाना खाना कम कर देंगे, फूड इनटेक कम हो जाएगा, जिससे आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी और फाइनली फिर आपको क्या मिल सकता है, वेट लॉस आपको मिलता है, याद रखना है। तो वेट लॉस आपको मिलता है गैस्ट्रिक अल्सर में एंड आपको गैस्ट्रिक अल्सर मिलता है खाना खाने के बाद पेट में दर्द। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मतलब क्लिनिकल सिम्टम होता है। पेशेंट आके बोलता है कि सर खाना खाता हूँ, पेट में दर्द होता है, पेट में जलन होने लगती है। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होता है कि ये गैस्ट्रिक अल्सर है, लेकिन कंफर्मेशन कब होगा, जब आप इसकी एंडोस्कोपी कराते हैं। आगे बात करेंगे, पेन होता है, खाना खाने से पेन कम हो जाता है, खाना खाने से दर्द कम हो जाता है, दैट मीन्स आपको ड्यूडनल अल्सर होता है, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खाना आपने खाए और पेन कम हो गया तो ड्यूडनल अल्सर है, खाना खाए पेन बढ़ गया मतलब गैस्ट्रिक अल्सर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ड्यूडनल अल्सर में एक और कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, बट इज एग्रा, फिर से आपको ठीक क्या होगा, इंक्रीज 3 आवर्स, मतलब खाना खाने के 3 घंटे बाद फिर आपको पेट में दर्द होने लगेगा क्योंकि आपका पेट खाली हो जाएगा। खाली पेट में दर्द होता है, भरे पेट में दर्द होता है गैस्ट्रिक अल्सर, खाली पेट में दर्द होता है ड्यूडनल अल्सर, खाना खाने से दर्द बढ़ता है गैस्ट्रिक अल्सर, खाना खाने से दर्द कम हो जाता है ड्यूडनल अल्सर। ये दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। 3 घंटे के बाद, खाना खाने के 3 घंटे के बाद पेन आ जाता है तो ये आपका है ड्यूडनल अल्सर, क्योंकि खाली पेट हो जाता है 3 घंटे के बाद। हमारा जो खाना होता है नॉर्मली 3 घंटे में स्टमक को क्रॉस करके, स्मॉल इंटेस्टाइन को क्रॉस करके नीचे की ओर मूव हो जाता है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे, हाई रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी। यदि आपका स्टमक अल्सर हुआ है तो मेलिग्नेंसी होने के चांसेस 100% होते हैं एंड रेयर होता है मेलिग्नेंसी। रेयर होती है क्या, मेलिग्नेंसी किसमें, ड्यूडनल अल्सर में। और गैस्ट्रिक अल्सर क्या होती है, यदि गैस्ट्रिक अल्सर तो वहाँ पर हाई रिस्क होती है मेलिग्नेंसी। भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन होता है, आपको याद रखना है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस, मतलब आपकी बॉडी में पेप्टिक अल्सर कैसे प्रोड्यूस होता है, या हम बोलेंगे गैस्ट्रिक अल्सर कैसे प्रोड्यूस होता है, या हम बोलेंगे ड्यूडेनल अल्सर कैसे प्रोड्यूस होता है। तो ऑल कॉज विच रिस्पॉन्सिबल फॉर, जितने भी हम कॉज यहाँ पढ़ने वाले ऊपर पढ़े थे, उनका एक ही काम होता है, एसिड प्रोडक्शन को बढ़ाना। और जब एसिड प्रोडक्शन बढ़ता है, लगातार एसिड बढ़ता है, लगातार बढ़ता है, अचानक से नहीं, लगातार एसिड बढ़ा रहेगा, फ्रिक्वेंटली बढ़ता रहेगा, तो स्टमक लाइनिंग डैमेज होगी, इन्फ्लेमेशन होगा, नेक्रोसिस होगा, दैट मीन्स पेप्टिक अल्सर आपको वहाँ पर हो जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी हम पेप्टिक अल्सर की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वहाँ पर आपका एसिड प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। तो पहला कॉज हमने देखा था एच पाइलोरी बैक्टीरिया, ठीक है। एच पाइलोरी बैक्टीरिया कैसे एसिड बढ़ाता है, ठीक है। एच पाइलोरी जो होता है प्रोड्यूस करता है गैस्ट्राइटिस, बेसिकली प्रोड्यूस करता है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, प्रोड्यूस करता है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। फिर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, इरिडिकेशन प्रोग्राम चलाते हैं और एच पाइलोरी को किल करते हैं, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को किल करने का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है ना। बेसिकली एच पाइलोरी क्या करता है, गैस्ट्राइटिस प्रोड्यूस करता है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस प्रोड्यूस करता है, ट्रीटमेंट हम करते हैं, इरिडिकेशन प्रोग्राम करते हैं और उसको किल कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन
एंड क्या होगा आपका, ये करेंगे आप तो आपका यहाँ पर पेप्टिक अल्सर प्रोड्यूस नहीं होगा। बट यदि आप हम बात करेंगे 5 से 10% जो केस होते हैं एच पाइलोरी इन्फेक्शन वाले, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेप्टिक अल्सर के। 5 से 10% जो केसेस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेप्टिक अल्सर के। यदि पेप्टिक अल्सर का ट्रीटमेंट आपने प्रॉपरली नहीं लिया तो वो प्रोड्यूस कर देगा क्या, आपका प्रोड्यूस कर देगा पेप्टिक अल्सर। एच पाइलोरी जो होता है आपको याद रखना है 100% जो केस होते हैं, यदि हम ड्यूरल अल्सर की बात करेंगे, हमने बोला 5 से 10% जो है वो क्या कर सकते हैं, वो पेप्टिक अल्सर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ये आपको बताया मैंने। लेकिन यदि हम बात करें जितने भी ड्यूरल अल्सर के केस आपके पास आएंगे, ठीक है, उसमें 100% जो कॉज होगा वो पेप्टिक अल्सर ही हो, वो होता है एच पाइलोरी। ड्यूरल अल्सर जितने भी आपके पास आते हैं तो मॉडर्न साइंस बोलती है कि उसका जो बेसिक कॉज है वो क्या होता है, उसको 100% माना जाता है एच पाइलोरी। एंड जो स्टमक अल्सर का जो कॉज होता है या स्टमक अल्सर आपके पास आते हैं 70% जो कॉज उसका कौन होता है, एच पाइलोरी, ठीक है। तो यदि आपके पास ड्यूरल अल्सर आ रहा है तो उसका अपन एक ही कॉज मानेंगे कि वो एच पाइलोरी के कारण हुआ है। लेकिन यदि स्टमक का आ रहा है तो 70% जो कॉज है वो एच पाइलोरी हो सकता है, 30% कॉज दूसरे होते हैं। अब एच पाइलोरी कैसे आपकी बॉडी में इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है, मतलब कैसे अल्सर प्रोड्यूस करता है। इनिशियली जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन होता है वो एंट्रल पार्ट में होता है, ठीक है, एंट्रल पार्ट में होता है। फिर वहाँ से क्या करता है वो, वहाँ पर म्यूकोसा को डैमेज करता है और इन्वेट करता है, अंदर घुसता है, ठीक है ना। इसको जो म्यूकोसा है उसको क्या करता है, डैमेज करता है और इन्वेट करता है कैसे, आपकी जो यहाँ की जो म्यूकोसा है, क्योंकि आपकी जो म्यूकोसा है उसके ऊपर एक म्यूकस की एक थिक लेयर भी पाई जाती है। उस म्यूकस थिक लेयर को क्रॉस करके फिर म्यूकस मतलब आपका जो स्टमक है ये, ठीक है, ये आपकी म्यूकोसल लेयर है और इसके ऊपर क्या होता है, म्यूकस की ऐसी लेयर पाई जाती है, ठीक है। एच पाइलोरी क्या करना पड़ता है, इस म्यूकस लेयर को क्रॉस करके, मतलब म्यूकस की जो ये म्यूकस भरा हुआ लेयर है इसको क्रॉस करेगा, फिर म्यूकस मेम्ब्रेन आएगी और उसके अंदर फिर घुसेगा। लेकिन इस म्यूकस की लेयर, ये म्यूकस से जो भरी हुई लेयर है और उसको क्रॉस करके म्यूकस मेम्ब्रेन तक पहुंचने के लिए एच पाइलोरी में पाया जाता है क्या, फ्लैजिला पाया जाता है, मोटाइल फ्लैजिला पाया जाता है। ये मोटाइल फ्लैजिला जो होता है वो हेल्प करता है इस म्यूकोसा वाली जो म्यूकोस की जो म्यूकस भरा हुआ जो लेयर है उसको इन्वेट करके अंदर घुसता है और अंदर घुसने के बाद वो म्यूकोसा में पहुंचता है और वहां पर जाकर वो यूरिएज नाम का एंजाइम रिलीज करता है। कौन क्या करता है, यूरिएज नाम का एंजाइम रिलीज करता है और ये जो यूरिएज होता है वो यूरिया को कन्वर्ट करता है अमोनिया में, यूरिया को कन्वर्ट करता है अमोनिया में। और ये जो यूरिया होता है ये जैसे अमोनिया में कन्वर्ट करता तो ये अमोनिया क्या करता है, यहाँ का जो हाईली एसिडिक मीडियम है उसको कैसा करता है, लो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। आपको बता दें यहाँ पर HCl बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, हाईली एसिडिक मीडियम में पाया जाता है और जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए, नॉर्मली बैक्टीरिया को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन एक ऐसा बैक्टीरिया जो इस एसिड से बचता हुआ अपने एक्टिव मोटाइल फ्लैजिला से म्यूकस की लेयर को इन्वेट करके अंदर घुस जाता है और जैसे ही वो घुसता है और वहाँ पर यूरिएज निकालता है, यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करता है और जैसे ही अमोनिया बन जाएगा, इसका ये मतलब है कि वहाँ पर जो हाईली एसिडिक मीडियम था, जो एसिडिक मीडियम उस बैक्टीरिया को मारने वाला था, वो एसिडिक मीडियम से बचाने के लिए, उस एसिडिक मीडियम से बचाने के लिए वहाँ पर वो लो एसिडिक मीडियम फॉर्म करता है, किसकी हेल्प से, यूरिएज एंजाइम की हेल्प से। यूरिएज एंजाइम यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करता है और अमोनिया क्या करता है, वहाँ के पीएच को चेंज कर देता है, एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन मीडियम, जैसे मान ली वहाँ का पीएच 1.5 है तो उसको वो 5 और 6 पीएच में कन्वर्ट कर देगा, वो लो एसिडिक हो जाएगा, जिस कारण से बैक्टीरिया
अपने आप को बचा लेगा। तो बैक्टीरिया अपने चारों तरफ ऐसा मीडियम बना लेता है जो लो एसिडिक होता है, जिससे बैक्टीरिया मर नहीं पाता है, और मर नहीं पाएगा तो वहाँ लगातार ग्रो करेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो पहले तो क्या करता है वो, फ्लैजिला से अंदर घुसता है। दूसरा, अपनों को बचाने के लिए वहाँ पर एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस करता है। एंड आगे हम देखते हैं, इसके बाद एच पाइलोरी से, एच पाइलोरी में एडेसिव मॉलिक्यूल जो होता है एच पाइलोरी का, वो इम्पॉर्टेंट होता है। और जो म्यूकोसा में पाई जाने वाली फवुलर सेल्स में, म्यूकोसा में पाई जाने वाली, आपके स्टमक की म्यूकोसल सेल में पाई जाने वाली फवुलर सेल से अटैच होता है। जब यहाँ पर लो एसिडिक मीडियम बन गया, उसने अपने आप को बचा लिया, उसके बाद उसमें एडेसिव मॉलिक्यूल होता है, वो इस फॉब्युलर सेल से चिपकता है, और चिपकने के बाद वहाँ पर एंडोटॉक्सिन्स रिलीज़ करता है। क्या रिलीज़ करता है? एंडोटॉक्सिन्स रिलीज़ करता है। और वो जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, वो कौन सा होता है? साइटोटॉक्सिक एसोसिएटेड जीन ए, CAGA, ठीक है ना? कैग, ठीक है, कैग ए बोलेंगे, या CAGA, या साइटोटॉक्सिन एसोसिएटेड जीन ए, यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। क्या रिलीज करता है? एंडोटॉक्सिन, जिसका नाम क्या है? CAGA, कैग ए हम बोलेंगे, या हम इसे बोलते हैं साइटोटॉक्सिन एसोसिएटेड जीन ए, एग्जाम में आता है फुल फॉर्म। और ये जो एंडोटॉक्सिन्स होता है, ये इम्बैलेंस करता है एसिड बेस बैलेंस में, एसिड बेस बैलेंस में, या गैस्ट्रोड्यूडनल म्यूकोसल डिफेंस। तो यहाँ पर गैस्ट्रोइसोफेजियल जो म्यूकोसल डिफेंस प्रोसेस होती है, जो हमेशा एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करती है, हाईली एसिडिक कंडीशन को मेंटेन करती है, या हम बोलेंगे हाईली एसिडिक जो HCl निकल रहा है उससे म्यूकोसल डैमेज होने से बचाती है। वहाँ पर एक डिफेंस प्रोसेस होती है जो क्या करती है, एसिड लगातार बन रहा है लेकिन वो हमारी म्यूकोसा को डैमेज नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर डिफेंस प्रोसेस पाई जाती है। उस डिफेंस प्रोसेस को ब्रेक करता है, डैमेज करता है कौन? ये एंडोटॉक्सिन। और जैसे ही ये आपके डिफेंस प्रोसेस ब्रेक होती है, तो वो एपिथेलियल लाइनिंग को क्या होगा? वो डैमेज करता है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है, नेक्रोटिक चेंजेस हो जाता है, और क्या बन जाता है? पेप्टिक अल्सर बन जाता है। है ना? तो फिर से आप याद करें कि आपकी बॉडी में आया एच पाइलोरी, एच पाइलोरी अंदर आता है, ठीक है ना? आपके स्टमक में भरा हुआ है, खासकर कहाँ जाता है वो? एंट्रल पार्ट ऑफ स्टमक में जाता है। वहाँ पर वो फर्स्ट इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है। कैसे करता है वहाँ पर? वहाँ पर जो म्यूकोसा की जो एक लेयर पड़ी हुई है फ्लैजिला से, उसको इन्वेड करता है, नीचे पहुँचता है। नीचे कौन पाई जाती है? म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। उस म्यूकस मेम्ब्रेन के पास पहुंचता है और वहां पर यूरियस नाम का एंजाइम रिलीज करता है। वो यूरियस क्या करेगा? यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करेगा। अमोनिया क्या करता है? वहाँ के पीएच को कम कर देता है, एसिडिक मीडियम कम हो जाता है, इससे बैक्टीरिया मर नहीं पाता है, वो अपने आप को ग्रो करवाता है, वहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। जैसे ही वो प्रोटेक्ट हो जाता है, उसके बाद वो एडेसिव मॉलिक्यूल की हेल्प से म्यूकोसा मेम्ब्रेन में पाई जाने वाली जो फॉब्युलर सेल्स होती है उससे जुड़ता है। जुड़ने के बाद वहाँ पर एंडोटॉक्सिन रिलीज करता है, इसका नाम क्या था? साइटोटॉक्सिक एसोसिएटेड जीन ए, या कैग ए हम जिसे बोलते हैं, वो रिलीज करता है, और वहाँ के वो एसिड बेस बैलेंस को डिस्टर्ब करता है, जिससे एपिथेलियल म्यूकोसा, ए एपिथेलियल लाइनिंग जो होती है वो डैमेज होती है। फिर वहाँ इन्फ्लेमेशन होता है, एंड फिर वहाँ पर आपको नेक्रोसिस मिलता है। ये आपको याद रखना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैथोलॉजी है, ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं, ठीक। सेकंड हमने बात किया कि जो आपकी सेकंड जो इम्पोर्टेंट जो पैथोलॉजी है, वो है आपकी क्या है? पैराइटल सेल्स, ठीक है। पैराइटल सेल्स हाइपरप्लेसिया, पैराइटल सेल्स हाइपरप्लेसिया। यदि पैराइटल सेल्स में हाइपर मतलब पैराइटल सेल्स हाइपरप्लेसिया हो गया, मतलब पैराइटल सेल्स की संख्या आपकी बढ़ गई। यदि पैराइटल सेल्स की स्टमक में पैराइटल सेल्स पाई जाती हैं, और जो क्या बनाती हैं? HCl बनाती हैं, तो HCl का प्रोडक्शन करती हैं। लेकिन यदि ऑटोमेटिकली ये स्पाइडर सेल्स की संख्या बढ़ जाती है, तो क्या करेगी? ज़्यादा मात्रा में HCl निकालेगी। तो बिकॉज द रेगुलर स्टिमुलेशन, लगातार यदि पैरेटल सेल्स को स्टिमुलेशन मिलता रहेगा, तो ऑटोमेटिकली पैरेटल सेल्स की संख्या बढ़ेगी। पैरेटल सेल्स की संख्या बढ़ेगी तो पैरेटल सेल्स की संख्या बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली सिक्रेशन ही बढ़ेगा, HCl ज़्यादा बनेगा, ठीक है ना? और
ऐसे कोई कौन सब्सटेंस होते हैं जो लगातार पैरेटल सेल्स की संख्या को बढ़ाते हैं, लगातार स्टिमुलेशन देते हैं, वो कौन से होते हैं? पहला गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन लगातार पैरेटल सेल्स की संख्या को बढ़ा सकता है, क्योंकि गैस्ट्रीन ही जो होता है वो पैरेटल सेल्स को स्टिमुलेट करता है। नॉर्मली क्या होता है, जो गैस्ट्रीन जो होता है वो जी सेल होती है, वहाँ पाई जी सेल पाई जाती है, आपकी जी सेल स्टमक में पाई जाएगी, ठीक है ना। और वो जो जी सेल्स होती हैं वो रिलीज करती हैं गैस्ट्रिन को, गैस्ट्रिन जाता है और पैरेटल सेल्स को स्टिमुलेट करता है और एचसीएल बनता है। ठीक है, जैसे एचसीएल बन जाएगा, नॉर्मल जो एचसीएल की डिमांड है वो बन जाएगी, फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा गैस्ट्रिन डीएक्टिवेट होगा, मतलब जी सेल इनएक्टिवेट होगी और जी गैस्ट्रिन नहीं बनेगा और पैरेटल सेल से एचसीएल निकलना बंद हो जाएगा। लेकिन यदि लगातार गैस्ट्रिन निकलता रहता है, जी सेल से लगातार गैस्ट्रिन निकलता रहेगा, तो गैस्ट्रिन निकलेगा, गैस्ट्रिन जाएगा, पैरेटल सेल को स्टिमुलेट करेगा और पैरेटल सेल्स क्या करेंगी? लगातार एचसीएल बनाती हैं, ठीक है ना। तो आपका एसिड सिक्रीशन यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो गैस्ट्रिन रेगुलेट करता है, तो गैस्ट्रिन क्या होता है? की रेगुलेटर होता है पैरेटल सेल्स का। तो इंक्रीज गैस्ट्रिन होगा, स्टिमुलेट करेगा किसको? अब जैसे कि क्या होगा, गैस्ट्रिन क्या करेगा, वो क्या करेगा एग्जैक्टली, CCK2, CCK2 रिसेप्टर्स होते हैं, उसको स्टिमुलेट करता है। जो पैरेटल सेल्स होती हैं वहाँ पर क्या है, स्टिमुलेट करेगा CCK2, ठीक है। कॉलीसिस्टोकाइनिन CCK2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, जो आपकी एंटेरोक्रोमेफिन सेल्स होती हैं, क्रोमेफिन लाइक सेल्स होती हैं। और ये जो एंटेरोक्रोमेफिन लाइक जो सेल्स होती स्टिमुलेट होती हैं, ये क्या रिलीज़ करती हैं? हिस्टामिन रिलीज़ करती हैं। और ये जो हिस्टामिन है वो H2 रिसेप्टर्स जो होते हैं पैरेटल सेल्स से बाइंड होते हैं। मतलब क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जो गैस्ट्रिन होती है वो पैरेटल सेल को स्टिमुलेट करती है, लेकिन गैस्ट्रिन भी पैरेटल सेल को कैसे स्टिमुलेट करती है? जी सेल है, जी सेल से क्या निकला? गैस्ट्रिन निकला। गैस्ट्रिन आगे जाएगा, क्या करेगा? वो CCK2 रिसेप्टर से बाइंड होगा। CCK2 जो रिसेप्टर होते हैं वो पाए जाते हैं आपके एंटेरो ECL सेल, एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स जो होती हैं, या एंटेरोक्रोमाफिन सेल जैसी सेल्स, लाइक सेल्स जो होती हैं, उसमें पाया जाता है CCK2, ठीक है। कोलिसिस्टोकाइनिन रिसेप्टर पाया जाता है, उससे बाइंड होता है, और जैसे ये बाइंड होता है इससे CCK2 से, वो रिलीज करता है क्या? हिस्टामिन रिलीज करता है। और ये जो हिस्टामिन होता है ये पैरेटल सेल्स में पाया जाता है, कौन सा? H2 रिसेप्टर उससे बाइंड होता है, और जैसे ही H2 रिसेप्टर से बाइंड होगा, आपकी पैरेटल सेल्स क्या होगी? स्टिमुलेट हो जाएगी और वो क्या करेगी? HCl निकालेगी। तो HCl निकालने के लिए गैस्ट्रिन पैरेटल सेल को स्टिमुलेट तो करता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं करता। वो क्या करेगा? CCK2 को जुड़ेगा, फिर वो रिसेप्टर जुड़ेगा और क्या करेगा? हिस्टामिन निकलवाएगा। हिस्टामिन निकलेगा, हिस्टामिन क्या होगा? H2 रिसेप्टर, वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन है। आपके पैरेटल सेल में कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है? H2 रिसेप्टर पाया जाता है, उससे वो बाइंड होगा एंड फाइनली क्या करेगा? HCl निकलवाएगा। इस तरीके से नॉर्मली आपकी बॉडी में ये चीज़ होता है, ठीक है ना। तो लगातार ज़्यादा गैस्ट्रिन निकलेगा, तो लगातार ज़्यादा वो CK2 से जुड़ेगा, लगातार ज़्यादा मात्रा में HCl हिस्टामिन बनेगा, लगातार हिस्टामिन बनता है, लगातार बनता रहेगा, लगातार या H2 रिसेप्टर से बाइंड होगा, लगातार उसके बाद आपकी बॉडी में पैरेटल सेल से क्या बनेगा? HCl बनता रहेगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा गैस्ट्रिन बनेगा, ज़्यादा ये होगा, ठीक है। और आगे हम देखते हैं कि जो H2 रिसेप्टर उससे बाइंड हो रहा है, तो एक्टिवेट करता है क्या? एडिनिलेट साइक्लेज नाम का जो पाथवे है, या हम बोलेंगे साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, या CMP इंक्रीज करेगा। CMP साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को स्टिमुलेट करेगा, और जो H आयन या जो H+ सिक्रीशन को बढ़ाएगा, किससे? H के, या हम बोलेंगे प्रोटॉन पंप के द्वारा H सिक्रीशन बढ़े, H+ आयन का सिक्रीशन बढ़ेगा और HCl बनेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स वही है कि H2 रिसेप्टर से जुड़ेगा हिस्टामिन, जो क्या करेगा? साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को स्टिमुलेट करेगा, इंक्रीज करेगा, जिससे प्रोटॉन पंप स्टिमुलेट होगा। ये प्रोटॉन पंप ज़्यादा मात्रा में H+ आयन का सिक्रीशन करेगा, जिससे ज़्यादा मात्रा में HCl बनेगा, ठीक है ना। तो ये आपका सेकंड पैथोलॉजी है
ये आपको याद रखनी है। नॉर्मली ऐसा ही होता है और ज़्यादा मात्रा में आपका हिस्टामिन बनेगा, ज़्यादा मात्रा में ऑटोमेटिकली एचसीएल बनने लगेगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल प्रोसेस ही हो गई, लेकिन नॉर्मल प्रोसेस ज़्यादा होने लगेगी तो ऑटोमेटिक एचसीएल ज़्यादा बनेगा, क्योंकि गैस्ट्रिन ज़्यादा बन रहा है, जी सेल ज़्यादा बन रहा है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करेंगे तीसरा, सिक्रीशन सिक्रेटरी रिस्पॉन्स इंक्रीज, ठीक है ना। सिक्रेटरी रिस्पॉन्स इंक्रीज हो जाएगा, मतलब यदि आपकी बॉडी में वेगस स्टिमुलेशन बढ़ जाता है, वेगस जो होता है, वेगस नर्व होती है, वो भी एचसीएल के प्रोडक्शन के रिस्पॉन्सिबल होती है। यदि ज़्यादा वेगस स्टिमुलेशन हो जाएगा तो ऑटोमेटिक एचसीएल ज़्यादा बनेगा और अल्सर आपको मिलेगा, ठीक है। तो वेगस नर्व स्टिमुलेशन में तीसरा जो कॉज होता है देखा गया है, वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एग्जाम में आता है वेगस नर्व स्टिमुलेशन एचसीएल बनाता है या पेप्टिक अल्सर बनाता है, पेप्टिक अल्सर बनाता है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे इनसफिशिएंट इनिबिटरी स्टिमुलेटरी मैकेनिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनसफिशिएंट इनिबिटरी स्टिमुलेटरी, इनसफिशिएंट इनिबिटरी स्टिमुलेटरी मतलब जो स्टिमुलेट करने वाली जो मैकेनिज्म है वो इनिबिट नहीं हो पा रही प्रॉपरली, इनसफिशिएंटली इनिबिट हो रहा है, मतलब वो प्रॉपरली इनिबिट नहीं हो पा रही, मतलब गैस्ट्रिन जो लगातार निकल रहा है, लगातार हमने बोला गैस्ट्रिन निकलेगा, लगातार पेप्टिक अल्सर को स्टिमुलेट कर, लगातार पैरेटल सेल को स्टिमुलेट करेगा, ज़्यादा एचसीएल बनेगा। लेकिन हमारी बॉडी में यदि गैस्ट्रिन को इनहिबिट करने वाला, गैस्ट्रिन को रोकने वाला जो फीडबैक मैकेनिज्म होती है कि भैया एचसीएल निकल गया है, अब गैस्ट्रिन निकलना बंद हो जाए, लेकिन यदि गैस्ट्रिन को रोकने वाली जो मैकेनिज्म है वो इनसफिशियंट हो जाए, वो प्रॉपर काम ना करे, तो ऑटोमेटिकली गैस्ट्रिन ज़्यादा बनेगा, और ज़्यादा गैस्ट्रिन बनेगा तो क्या होगा, आपको पेट्रोल सेल से एचसीएल ज़्यादा बनेगा, अल्सर हो जाएगा, ठीक है ना। एंड लास्ट हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कॉज होता है जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम जो होता है, मैंने आपको बताया था, उसमें गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करने वाला ट्यूमर बन जाए, गैस्ट्रिनोमास, गैस्ट्रिनोमास हम जिसे बोलते हैं, और वो ट्यूमर लगातार गैस्ट्रिन बनेगा, लगातार पेट्रोल सेल्स को बनेगा, एचसीएल बनेगा, अल्सर बन जाएगा। तो जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम जो होता है, सिंड्रोम जो होगा, वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, आपके बॉडी में ज़्यादा एचसीएल बनाने के लिए, पेप्टिक अल्सर को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। तो एच पाइलोरी कैसे करता है मैंने आपको बताया। दूसरा मैंने आपको बताया कि पेट्रल सेल्स में हाइपरप्लेसिया हो जाए, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, आपका हाइपरप्लेसिया के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कहीं ना कहीं गैस्ट्रिन जो ज़्यादा बन रहा है, स्टिमुलेटरी सब्सटेंस जो होते हैं वो, क्योंकि फैक्टर होता है। इसका हमने देखा वेगस नर्व की हमने बात करी, जो होता है वो आपका हो सकता है। इसके अलावा हमने क्या बात की है, आपकी बॉडी में अ, जो है, जो फीडबैक मैकेनिज्म होती है आपके गैस्ट्रिन को डीएक्टिवेट करने वाली, वो कम ख़राब हो जाए, या किसी की बॉडी में क्या हो जाए, ट्यूमर बन जाए गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करने वाला। तो इस प्रकार से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पैथोलॉजी होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, आपकी बॉडी के अंदर एसिड के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ये अपन देखते हैं, ये मतलब ये अपन ने देखा है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है आपको बनता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आगे का हम लोग देखने वाले हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन देखेंगे, हाउ टू डायग्नोस हम लोग कैसे करते हैं, एंड लास्ट हम लोग देखेंगे इसका ट्रीटमेंट पार्ट, ठीक है।